नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे महान नृत्य कला आम्रपाली और बौद्ध के बीच की कहानी। ऐसा क्या हुआ था कि आम्रपाली राजनैतिक छोड़कर एक भिक्षुणी बन गई। चलिए आइए जानते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है इतिहासकारों के द्वारा। इतिहासकारों का अनुसार अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। वह वैशाली गणतंत्र के महामन नामक एक सामंत को मिली थी और बाद में वह सामंत राज सेवा से त्याग कर पत्र देकर आम्रपाली को पुरातात्विक वैशाली के निकट आज के अंबारा गांव चला आया। जब आम्रपाली की उम्र करीब 11 वर्ष हुई तो सामंत उसे लेकर फिर वैशाली लौट आया। इतिहासकारों का मानना है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली का सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर नगरवधु या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया था। इसके बाद गणतंत्र वैशाली के कानून के तहत आम्रपाली को राजनीतिकी करनी पड़ती थी। प्रसिद्धि चीनी यात्रीफान और हैंसोंग के यात्रावृत्तांतों में वैशाली गणतंत्र और आम्रपाली पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। दोनों से ही लगभग एक मात्र से ही आम्रपाली को सौंदर्य की मूर्ति बताया। वैशाली गणतंत्र के कानून के अनुसार हजारों सुंदरियों में आम्रपाली का चुनाव कर उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर जनपद कल्याणी की पदवी दी गई थी। वैशाली गांव में गौतम बुद्ध के जैसे ही कदम पड़े उनकी कीर्ति सुनने के लिए वह काफ़ी लोग प्रभावित होते थे और वह बहुत उत्सुक रहते थे। तो वह जैसे ही यह खबर आम्रपाली को लगी वह 16 श्रृंगार करके अपने परिचकों की सहित गंडक नदी के तीर पर पहुंची। आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से करना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ और उनका स्वागत वहाँ की प्रसिद्ध राजनृत्य की आम्रपाली ने ही किया था। इसी नगर में वैशाली की प्रसिद्धि नगरवधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया था और यहाँ काफ़ी समय बिताया। बुद्ध ने यहाँ अपने निवाण की घोषणा भी की थी। वैशाली के समीप कोल्वा में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म में तो फाड़ दी गई थी। भिक्षुणी आम्रपाली जब माना जाता था कि जब बुद्ध ने श्रोणी संघ की स्थापना की थी तब इस संघ के जरिए भिक्षुणी आम्रपाली ने नारियों की महत्ता को जो प्रतिष्ठा दी वह उस समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। विश्व को अहिंसा का मंत्र बताने वाले भगवान बुद्ध को अपने मानवीय तत्व से आकर्षित और प्रभावित करने वाली वैशाली गणतंत्र की राजनृत्य की आम्रपाली की कला चेतना अध्ययन तथा शोध के अभाव में आज भी उपेक्षित है। बौद्ध धर्म के इतिहास में आम्रपाली के द्वारा अपने आगमन भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को नियंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आगमनपन भेंट देने की खाइत की थी। इसी घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। आम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बन गई और वैशाली के हित के लिए उनके कार्यों में उस समय कटा कर भिक्षुणा पात्र सामान्य भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया। यह भी कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया था। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा करते हैं। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं अपने भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई तो उनके आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर और सच्चे धर्म की राह पर चलने की विवश कर दिया है। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विचार करते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आमंजनों और कई राज्यों से लोग आए थे। उसी बड़े बड़े श्रेष्ठगणियों में भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे।
हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करे और उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठा गणित आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना गणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वह उसके घर चले आए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मान लिया और कर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गाणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों को बात सुनकर तथागत उन संबंध में बोले, श्रावकों, आप लोगों को अर्थात आश्चर्य होगा है कि मैं गाणिका के घर भोजन करने गया। उसका कारण यह है कि वह अध्यापिकी गाणिका है, किंतु उसने अपने पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मानुतिय करता है वह न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना गणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार करता था। आप लोग स्वयं सोचिए कि क्या आप आज भी उस समय यह माने है या माना जाए। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही कह रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें तथागत ऐसे क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी उस समय के शिष्यों को माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि चाहे मुश्किलें चाहे रुकावटें कितने भी आए, हमें अपने मन को और अपने दिमाग को तथागत 5 इंद्रियों को हमेशा एक नियंत्रित संतुलन बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब आम्रपाली जैसे सौंदर्य ने भगवान बुद्ध का मन विचलित नहीं कर पाए, तो आज हम भी उसी एक क्षेत्र में हैं कि जहाँ पे कई सारी आम्रपालियाँ के द्वारा ऐसे रहती हैं और हमारा मन दुखी हो जाता है यह सोचकर कि मुझे वह क्यों नहीं मिली। तो आज से हमें यही सोचना है कि हमें अपने मन पर और अपने दिमाग पर पूरा संतुलन बनाए रखना है। तो दोस्तों, यह थी कहानी की एक सीख। नमस्कार।